हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा समानता या इक्वलिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समानता का अर्थ क्या है। इसके अलावा समानता के कौन कौन से प्रकार होते हैं और विभिन्न विद्वानों के द्वारा समानता के बारे में क्या क्या मत रखे गए हैं या कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं कि समानता होती क्या है। तो समानता और स्वतंत्रता आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक आदर्श है। यानी समानता और स्वतंत्रता क्या है? आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक आदर्श। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के 3 आदर्श थे। कौन कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिन्होंने की आधुनिक चिंतन की दिशा में प्रेरणा शक्ति का काम किया। यानी जब से आधुनिक चिंतन शुरू हो गया, उसकी प्रेरणा शक्ति प्रमुख क्या थी? वो थी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। स्वतंत्रता के उन नायकों ने सामंतवादी शक्तियों को प्राप्त करके एक नए युग का सूत्रपात किया। परंतु जब आरंभिक उदारवादियों ने स्वतंत्रता के विचार क्षेत्र को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत के रूप में सीमित कर दिया और समाज में नया असंतुलन पैदा हो गया। यानी कि जब उदारवादी विचारकों ने स्वतंत्रता को केवल मुक्त बाजार तक ही सीमित कर दिया, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तक ही उसे लिमिटेड कर दिया, तो क्या हो गया? समाज में जो भारी असंतुलन पैदा हो गया। यानी जो अमीर लोग थे वो और भी ज़्यादा अमीर होते गए, जो गरीब थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते गए। इससे क्या हुआ? समाज में बहुत ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब समानता के आदर्श ने इस असंतुलन को दूर करने का बीड़ा उठाया। यानी किसने? जो समाज में असंतुलन पैदा हो गया था, बहुत ज़्यादा गरीब और अमीर के बीच में गैप हो गया था, तो उस समय पर समानता का आदर्श आया, जिसने कि समाज में जो असंतुलन फैल गया था उसको दूर करने का बीड़ा उठाया। ऐसी आशा की जाती है कि समाज में समानता स्थापित हो जाने के बाद बंधुत्व की भावना अपने आप विकसित हो जाएगी। यानी बाद में यह माने जाने लगा कि जब समाज में समानता हो जाएगी, समानता स्थापित हो जाएगी, उसके बाद में बंधुत्व की भावना अपना आप ही लोगों के अंदर आ जाएगी, अपना आप ही लोग बंधुत्व के साथ में रहने लग जाएंगे। समानता और विषमता की समस्या आदिकाल से ही राजनीतिक चिंतन की प्रमुख समस्या रही है। यानी ये जो समानता और विषमता, ये दोनों आदिकाल से ही, ऐसा नहीं है कि ये आधुनिक युग की ही समस्या है, बल्कि आदिकाल से चली आ रही है। उदाहरण के लिए अरस्तु ने कहा था कि विषमता अनेक राज्यों में विद्रोह का कारण सिद्ध होती है। देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कि विषमता अनेक राज्यों में विद्रोह का कारण सिद्ध होती है। यह किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। परंतु क्षमता और विषमता के मानदंड प्रत्येक युग में बदलते रहते हैं। आधुनिक युग में समानता के सिद्धांत की सबसे तर्कसंगत परिभाषा देने का प्रयास विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया है। उनमें सबसे प्रमुख है मिल। अब बात करें अगर सामाजिक संदर्भों में समानता का क्या अर्थ है, तो सामाजिक संदर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज में उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि समाज में लोगों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हो, उनके विभिन्न प्रतिष्ठा हो। इससे क्या हो जाएगा? समाज में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए सामाजिक संदर्भों में समानता क्या है? यह वह स्थिति है जिसमें कि समाज के सभी लोग समान हो, अधिकार के दृष्टिकोण से भी और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है, ये सबसे न्यूनतम है। यानी कम से कम समाज में अगर हमें समानता लागू करनी है तो कानून के सामने सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिसके अंतर्गत क्या क्या होता है? सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, इसके अलावा संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर समान पहुंच आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक समानता में स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता और अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आती हैं। इसके अलावा सामाजिक अवसर और समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर से देखते इसमें क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले चीज़ है कानून के सामने समान अधिकार, जिसमें क्या क्या है? एक तो सुरक्षा हो गया, इसके अलावा मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए सभी को, इसके अलावा सभी को भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके अलावा
एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तु और सेवाओं पर सभी की समान पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है केवल सभी वस्तुएं और सेवाएं उन्हीं के लिए हो, बल्कि जो समान सेवाएं हैं और वस्तुएं हैं सभी पर उनका समान हक होना चाहिए। सामाजिक समानता में क्या क्या आता है? स्वास्थ्य समानता भी आती है, यानी सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के लिए सभी को पर्याप्त समानताएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा सबको आर्थिक समानता होनी चाहिए और अन्य सामाजिक सुरक्षा। इसके अलावा समान अवसर और समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सामाजिक समानता किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि सामाजिक समानता किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को क्या क्या होना चाहिए? सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और किसी को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा। इससे क्या होगा? समाज में लोगों के अंदर हीन भावना आ जाएगी और असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिससे कि क्रांति की चिंगारी भड़कने लगेगी। आगे इसमें समानता की अवधारणा मानवीय राजनीतिक सिद्धांत के मर्म में निहित होती है। यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ों करोड़ों लोग सदियों से निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था और अलोकतांत्रिक हुकूमतों या नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। यानी मतलब बहुत पहले से ही लोग अपने लिए, अपने हक के लिए हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, चाहे वो अलोकतांत्रिक सरकार हो, निरंकुश राजा हो या फिर अन्यायपूर्ण समाज हो। इन सब के खिलाफ लोग हमेशा से ही संघर्ष करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो है खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये चलते रहेंगे सदियों सदियों तक। इस लिहाज से समानता को स्थायी और सार्वभौम अवधारणा की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे दिया गया है समानता एक आधुनिक विचार के रूप में। अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पहले समाज में धन संपदा, पद प्रतिष्ठा और शक्ति की विषमताओं को स्वाभाविक और अटल व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता था। पहले इस बारे में बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं थे, अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं थे, तो उन्हें अपनी स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं था। इसलिए उनमें धन संपदा से संबंधित पद प्रतिष्ठा और शक्तियों की विषमता ये सब स्वाभाविक और अटल थी। प्रचलित विचारधारा के अंतर्गत उन्हें उचित और तर्कसंगत ठहराने का प्रयास किया जाता था। यानी उस समय समाज में इस तरह की अवधारणाएं प्रचलित थी कि जो जिसके पास में हो वो सब ईश्वर की देन है, प्रभु की देन है, इसमें लोगों का कोई जो है हक नहीं है, किसी को किसी की संपत्ति छीनने का हक नहीं है, किसी की प्रतिष्ठा छीनने का हक नहीं है। आधुनिक युग के आरंभ से इन विषमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर यह पता लगाने की कोशिश की जाने लगी कि कौन सा विषय सामाजिक व्यवस्था की उपज है, इनमें से कौन सी विषमता अनुचित है और ऐसी किन किन विषमताओं को सामाजिक कार्रवाई के लिए दूर किया जा सकता है। यानी उसके बाद में लोगों के अंदर जो है जागरूकता उत्पन्न हो गई, जिससे वो जानने लगे, पता करने लगे कि क्या ये प्राकृतिक है, जो इन लोगों को ज़्यादा अधिक हक मिले हुए, अधिकार जो अधिक ज़्यादा अधिकार मिले हुए, क्या ये इन्हें प्राकृतिक मिले हुए या फिर इन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति बनाने के लिए ऐसा किया है। अब फिर यह देखा जाने लगा कि कौन कौन से अधिकार उचित है, कौन से अनुचित है, तो इन सब बारे में बात की जाने लगी। मतलब यह है कि मनुष्य की सामान्य सिद्धांत है और सामाजिक जीवन में केवल उन्हीं विषमताओं को स्वीकार किया जा सकता है जिसका कोई तर्कसंगत आधार हो, दो या दो से अधिक लोगों या समूह के बीच संबंध की ऐसी स्थिति होती है जिससे समानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी बाद में यह देखा जाने लगा केवल उन्हीं आधार पर विषमता को स्वीकार किया जाएगा जिसमें कोई तर्कसंगत, जिसका कोई आधार हो। फालतू में लोग कहने लगे कि नहीं हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमें ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, तो ऐसे फिर लॉजिक को बिल्कुल भी लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया। इसके बाद में रूसो की किताब आती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, वो है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। विषमता की उत्पत्ति पर एक वार्ता ये आई थी 1755 में। फिर से देखिए, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी।
तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ से। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि मनुष्य में 2 प्रकार की विषमता होती हैं। कौन कौन सी है? प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। तो रूसो ने अपनी किताब में 2 प्रकार की विषमताओं के बारे में बताया था, प्राकृतिक और परंपरागत। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक विषमता क्या थी रूसो के अनुसार। रूसो बताते हैं कि वस्तु स्थिति का विवरण देती है ये जो प्राकृतिक विषमता होती है। प्राकृतिक विषमता वस्तु स्थिति का विवरण देती है, जैसे कि मनुष्य में आयु, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बाहुबल और बुद्धि बल इत्यादि में पाए जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक व्यवस्था की देन है और यह अपरिवर्तनीय है, यानी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी व्यक्ति की आयु कितनी है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ये क्या है? ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोई हमेशा बीमार रहता है। सौंदर्य के बारे में बात की जाती है, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, कोई बहुत ज़्यादा कुरूप टाइप का होता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बाहुबली होता है, शक्तिशाली होता है, और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली होते हैं और कुछ बुद्धिहीन होते हैं। तो ये सब क्या हो गई? प्राकृतिक विषमता हो गई। ये मनुष्य ने नहीं बनाई, ये समाज ने नहीं बनाई, ये बल्कि ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति ने जो है व्यक्ति को अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से बनाया है। और ये क्या है? ये अपरिवर्तनीय है, ये इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इन्हें मनुष्य ने ना तो खुद बनाया है और ना ही इनमें कोई परिवर्तन किया है, और ना ही वह अगर चाहे भी तो भी नहीं उसमें कोई परिवर्तन वो कर सकता। तो ये हो गई प्राकृतिक। अब हम देखते हैं परंपरागत विषमता क्या है। परंपरागत विषमता के अंतर्गत रूसो बताते हैं कि धन संपदा, पद प्रतिष्ठा और शक्ति की भी विषमता को सूचित करते हैं, और इसके अंतर्गत कुछ गिने चुने लोगों को ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं। आप अपने समाज में देखिए, अपने हैं आस पड़ोस में भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा धन संपदा होती है, पद प्रतिष्ठा होती है, और कुछ उन सब चीज़ों से पूरी तरह से वंचित होते हैं। तो ये कैसी हो गई? ये परंपरागत विषमता हो गई, जिनसे कि जनसाधारण को वंचित रखा जाता है, और कुछ ही लोगों के पास में संपूर्ण शक्ति उनके हाथों में आ जाती है, जिससे कि वो समाज को अपने अनुसार नियंत्रित करते हैं। यह विषमता सामाजिक व्यवस्था की देन होती है। कैसी होती है? सामाजिक व्यवस्था की देन होती है। यह प्राकृतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की ही देन होती है। इन्हें मनुष्य ने खुद बनाया है और इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। देखिए, ये जो परंपरागत विषमता होती है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ना कि प्रकृति के द्वारा। क्योंकि इसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसमें परिवर्तन करना भी, चेंज करना भी इसमें संभव है। उदाहरण के लिए प्रकृति ने कुछ मनुष्यों को गोरे और काले बनाए हैं। यह प्राकृतिक विषमता का उदाहरण है। यानी कोई मनुष्य जो है उसका रंग गोरा होता है, किसी का काला होता है, तो ये कैसी होगी? ये प्राकृतिक विषमता हो गई। परंतु यदि गोरे लोग शानदार मकानों में रहते हैं और काले लोग झोपड़ियों में रहते हैं, तो ये कैसी हो गई? ये परंपरागत विषमता हो गई, और इसको मनुष्यों ने नहीं बनाया, इसको प्रकृति ने नहीं बनाया, बल्कि इसे मनुष्य ने स्वयं बनाया है। यह कैसी है? यह परंपरागत विषमता के अंतर्गत आती है। यानी कुछ लोग गोरे होते हैं और कुछ काले होते हैं, ये कैसी हो गई विषमता? ये हो गई प्राकृतिक। जबकि जो गोरे लोग हैं वो अच्छे अच्छे मकानों में रहे, बंगला में रहे, जबकि जो काले लोग हैं बेचारे, उनको झोपड़ियाँ तक भी नसीब ना हो, तो इसे हम प्राकृतिक विषमता नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम परंपरागत विषमता कहेंगे, और इसे मनुष्य ने खुद बनाया है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। तो हेराल्ड जे लास्की ने अपनी महत्वपूर्ण कृति, हेराल्ड जे लास्की की एक किताब है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि 1935 में आई थी। फिर से देखिए, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि लास्की की पुस्तक है और 1935 में आई थी। इसके अंतर्गत लास्की ने लिखा है कि जहाँ कहीं किसी वर्ग को ऐसे आधार पर समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है कि उनके पास संपत्ति नहीं है, या वह किसी धर्म, जाति या दल विशेष से संबंधित नहीं है, वहाँ विशिष्ट वर्गों के हितों में तत्कालीन शक्ति संतुलन को कायम रखने की इच्छा अवश्य छिपी रहती है। फिर से देखिए लास्की क्या कहते हैं अपनी पुस्तक में। लास्की अपनी पुस्तक द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 में कहते हैं कि
जहां कहीं किसी एक वर्ग को ऐसे अधिकार पर समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है कि उनके पास में संपत्ति नहीं है, या फिर वह किसी जाति, धर्म या विशेष दल से संबंधित नहीं है, वहां विशिष्ट वर्गों के हितों में तत्कालीन शक्ति संतुलन को कायम रखने की इच्छा अवश्य छिपी रहती है। तो ये लास्की के द्वारा की गई बात है। इसके बाद में, परंतु तर्क बुद्धि की कसौटी पर ऐसी दलीलें खरी नहीं उतरती हैं। अरस्तु ने दास प्रथा की पैरवी की। देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है, मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि दास प्रथा की पैरवी किसने की, यानी दास प्रथा का समर्थन किसने किया, वो है अरस्तु ने। तो अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हैं। लॉक ने रोमन कैथोलिक को और हिटलर ने यहूदियों को नागरिकता से वंचित रखने का समर्थन किया है। देखिए ये जो असमानता है, विषमता है, ये पहले से ही चली आ रही है, और बड़े बड़े जो विद्वान रहे हैं, अरस्तु हैं चाहे लॉक हो, तो इन्होंने भी विषमता का समर्थन किया है। जैसे कि लॉक ने रोमन कैथोलिक और हिटलर ने यहूदियों को नागरिकता नहीं दी थी, यह कहकर कि वो जो उनकी जाति है उनसे वो निम्न है, यानी उनकी जाति निम्न है, इस तरह से। परंतु ऐसे तर्क देने वाले लोग केवल अपने निहित स्वार्थों को सिद्धांतों का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी इसका कोई औचित्य नहीं था, प्राकृतिक औचित्य नहीं था, बल्कि उनके केवल अपने निहित स्वार्थ थे जिसको वो सिद्ध करना चाहते थे कि हम ठीक हैं। यह तर्क जिन जिन भावनात्मक पूर्वाग्रह पर आधारित है उन्हें स्वीकार न करने वाला विचारक जब इनकी जांच परख करता है तब इनमें से कोई भी सही सिद्ध नहीं होता, यानी ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी स्टेटस से बिलोंग करता हो, उसे हम यह नहीं कह सकते तुम हमसे निम्न हो या फिर हम ज़्यादा उच्च हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण विचारक है अर्नेस्ट बार्कर, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 के अंतर्गत लिखते हैं कि राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि वह हमें कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे पहना देता है। यानी राज्य का क्या मूल सिद्धांत बताते हैं वो ये बताते हैं कि वह हमें कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे पहना देता है। हम में चाहे जो भी भिन्नता रही हो, कानून के समक्ष हम सब का एक ही महत्व होता है। यानी ऐसा नहीं है कि कानून के सामने जो अमीर व्यक्ति है या उच्च जाति का है या उच्च धर्म का है उसको अधिक महत्व दिया जाए, बल्कि वो बताते हैं, बारकर बताते हैं कि कानून के समक्ष चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक स्थिति से संबंधित हो उसे समान महत्व मिलता है, उसे समानता मिलती है। अतः समानता के सिद्धांत का यह अर्थ है कि मुझे अधिकारों के रूप में जो भी परिस्थिति प्रदान की जाती है वो उतनी ही मात्रा में दूसरों को भी प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने यहाँ पे कि जो चीज़ें भी मुझे प्राप्त है कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा या प्राकृतिक रूप में जो भी अधिकार मेरे पास में है वो अधिकार दूसरे व्यक्तियों के भी पास में होंगे। यही क्या है, समानता है। जो देखकर दूसरों को दिए जाते हैं वह मुझे भी दिए जाएंगे, यानी जो दूसरों के पास में अधिकार है वो मेरे पास में भी होंगे और जो मेरे पास में अधिकार है वो दूसरे व्यक्तियों के पास में भी अवश्य रूप से होंगे। यही क्या है, स्वतंत्रता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। तो कानूनी समानता की एक अभिव्यक्ति कानून के समक्ष समानता है। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है कानूनी समानता की एक अभिव्यक्ति? कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे वो गोरा हो, काला हो, अमीर गरीब, किसी भी धर्म से संबंधित हो या फिर उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ भी हो, वो कानून के समक्ष सभी समान हैं। अब देखते हैं J.R. ल्यूकस क्या कहते हैं। J.R. ल्यूकस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक आई थी, J.R. ल्यूकस की इनकी पुस्तक आई थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के सिद्धांत क्षेत्र। इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि कानून के समक्ष समानता यह विश्वास नहीं दिलाते कि कानून सबके साथ समान बर्ताव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही उन्होंने। जो कानून के समक्ष समानता है यह हमें विश्वास नहीं दिलाती कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे या फिर सभी के साथ में समान बर्ताव किया जाएगा, बल्कि यह निश्चित करती है कि कानून सबकी समान पहुँच होगी, यानी कानून तक सभी लोगों की समान पहुँच होगी। देखिए व्यवहारिक तौर पर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम सभी को कानूनी रूप से समानता मिली हुई होती है। हालांकि सिद्धांतिक रूप से हम सभी कानून के सामने समान हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो अधिक पैसे वाले लोग हैं
उन्हें ज़्यादा समानता मिली हुई है, लेकिन जो गरीब है उन्हें बहुत ही कम समानता मिली हुई है या उन्हें बहुत ज़्यादा विषमता होती है। और केवल उन्हीं बातों पर विचार किया जाएगा जिन्हें कानून के अंतर्गत प्रासंगिक माना जाता है। कोई इतना छोटा नहीं कि वह न्यायालय की शरण में ना जा सके और कोई इतना शक्तिशाली नहीं कि वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी न हो। फिर से देखिए, ल्यूकास बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना छोटा नहीं है कि वह न्यायालय की शरण में ना जा सके और कोई भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी ना हो। यानी हर किसी व्यक्ति को न्यायालय की, जुडिशरी की, कोर्ट की बातें माननी जरूरी हैं और उन्हें माननी ही पड़ेंगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो। कोई भी व्यक्ति न्यायालय की सहायता मांग सकता है, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, सभी न्यायालय की सहायता मांग सकते हैं। और कोई इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, हर कोई इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए क्या है, बाध्य है। जो भी न्यायालय फैसला दे देगा वो दोनों पक्षों को मानना आवश्यक रूप से बाध्य है। न्यायालय सभी विवादों का निर्णय दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद भी उचित और निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भय या पक्षपात के देंगे, यानी देते हैं इस तरह से। यानी जब न्यायालय किसी भी मामले का निर्णय करते हैं तो वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो अपना निर्णय सुनाते हैं, बिना किसी पक्षपात के। कानूनी समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक समान रूप से कानून के अधीन होंगे, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं होगा, चाहे वो देश का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। सभी नागरिकों को कानून के समान संरक्षण प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं राजनीतिक समानता क्या है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब बुनियादी तौर पर सार्वजनिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार से है। देखिए, सार्वभौमिक रूप से यह माना जाता है कि जो राजनीतिक समानता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका मतलब केवल इतना है कि सभी व्यक्तियों को मताधिकार हो, सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त हो, इसके अलावा उनकी प्रतिनिधिक सरकार हो, यानी व्यक्तियों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार हो। सार्वजनिक मताधिकार का मतलब यह है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है और एक व्यक्ति का एक ही मत होता है। इसमें क्या है, प्रतिनिधिक सरकार में एक व्यक्ति का एक ही मत होता है। प्रतिनिधिक सरकार का अर्थ यह है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में स्पर्धा में खड़ा होने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। वह सार्वजनिक सेवा के लिए चुनाव में खड़ा होता है, यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना, सार्वजनिक सेवा करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी को मत देने के लिए विवश किया जा सकता है, यानी व्यक्ति की अपनी इच्छा वो दे ना देना सही, तो इसमें उसको विवश नहीं किया जा सकता, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आगे इसमें, और प्रत्येक को अपनी पसंद जाहिर करनी है या फिर कुछ लोगों को गलत प्रभाव डालकर मतदान करने से विमुख कर दिया जाता है, या चाहे जिसे मत देने के लिए राजी कर लिया जाता है तो उसके संबंध में राज्य कुछ खास नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति चाहे उसे किसी भी तरीके से जो भी उम्मीदवार है वो अपने पक्ष में मतदान करवा ले, तो इसके विषय में राज्य जो है वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ खास वो नहीं कर पाता। अब आगे इसमें, अगर ज़्यादातर लोग या काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं करते और इस प्रकार सरकार के प्रतिनिधिक स्वरूप को कमजोर करते तो राजनीतिक समानता की शुद्ध उदारवादी समझ के अनुसार किसी प्रकार की राजनीतिक असमानता का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं समाज में जो कि वोटिंग नहीं करना चाहते, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये राजनीतिक असमानता है, यानी व्यक्ति की अपने ऊपर डिपेंड करता है वो वोट दे या फिर ना दे। अब आगे इसमें अलेक्सी द ताकविल, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है, अमेरिकन थिंकर है अलेक्सी द ताकविल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो कि 1835 में आई थी, तो इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता में
जो विषमता पाई जाती है उसे लोकतंत्र समाज में अनिश्चित काल तक स्वीकार नहीं करेंगे। फिर से देखते हैं अलेक्सी द तocqueville क्या कहते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका में। वो कहते हैं कि राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता में जो विषमता पाई जाती है उसे लोकतंत्र समाज में अनिश्चित काल तक स्वीकार नहीं करेंगे। ये हो गई राजनीतिक समानता। अब बात करते हैं सामाजिक आर्थिक समानता के बारे में। तो आर्थिक और सामाजिक समानता की अवधारणा का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। आर्थिक समानता से प्रारंभिक उदारवादियों का तात्पर्य केवल यह था कि हर व्यक्ति को उसकी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो अपना धंधा और पेशा चुनने का अधिकार है। यानी सभी व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि वो अपनी मर्जी से जो भी व्यवसाय करना चाहे, जो भी पेशा चुनना चाहे वो कर सकता है, वो चाहे कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको बाध्य किया जाएगा कि आपको सिर्फ यही कार्य करना है या फिर आपको जो है बढ़ई ही बनना है या फिर आपको नहीं बनना, बल्कि वो अपनी इच्छा से जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, जो भी उसके अंदर गुण है, क्वालिटी है, उनके अनुसार वो कोई भी पेशा, कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन वो चुन सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति की अनुबंध करने की स्वतंत्रता है, ताकि जहाँ तक अनुबंधात्मक दायित्वों का संबंध है देश के हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो सके। तो ये हो गई आर्थिक समानता। अब इसमें आ गया मार्क्सवादी विश्लेषण में समानता केवल वर्गों या वर्ग विभाजित समाज को मिटाकर ही प्राप्त की जा सकती है। देखिए मार्क्स क्या कहते हैं कि जो समानता है समाज में वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, केवल वर्गों या वर्ग विभाजित समाज को मिटाकर है, जिसमें समाज में वर्ग जो समाज है वो वर्गों में बटा हुआ है, पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग। तो इन वर्गों में जो भी असमानता, इनको मिटाकर ही हम समानता को प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी पूर्ण प्राप्ति निजी जीवन के, निजी संपत्ति के उन्मूलन से ही संभव हो सकती है। यानी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए निजी संपत्ति जो होती है उससे क्या होता है, लोगों के बीच में गैप आ जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो मार्क्स इसी गैप को मिटाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जब तक ये गैप रहेगा समाज में समानता नहीं आ सकती। मार्क्सवादी विचार ऐसा समाज स्थापित करने का है, यानी जो मार्क्सवादी थिंकर है वो ऐसा समाज स्थापित करना चाहते हैं जिसमें कोई निजी संपत्ति या आर्थिक वर्ग नहीं होंगे और प्रत्येक को उसकी योग्यता अनुसार काम और आवश्यकता अनुसार दाम के सिद्धांत के मुताबिक जो देना है सो दिया जाएगा। यानी जिस व्यक्ति की जो योग्यता है उसके अनुसार उसे काम दिया जाएगा और जिसको जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसे दाम या उसे उतनी सैलरी दी जाएगी। तो मार्क्स का ये सिद्धांत है, योग्यता अनुसार काम और आवश्यकता अनुसार दाम। वितरण का काम राज्य का है, जो वितरण संबंधी कार्य है वो किसका होगा, वो राज्य का है। लेनिन और अन्य मार्क्सवादी इस सकारात्मक उदारवादी अभिधारणा पर प्रहार करते हैं कि राज्य के हस्तक्षेप से आर्थिक असमानताएं मिटाई जा सकती है। वो कहते हैं, लेनिन और अन्य मार्क्सवादी जो हैं वो इस बात को नहीं मानते कि जो राज्य के हस्तक्षेप से आर्थिक असमानताएं मिटाई जा सकती है और जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं की सुलभता सबके लिए सुनिश्चित की जा सकती है। क्योंकि उनका मानना है कि यदि निजी संपत्ति को उन्मूलन नहीं किया जाता तो ऊपरी वर्गों की पैसे की ताकत के कारण शोषण और असमानताएं आहिस्ते आहिस्ते फिर से लौट आएंगी। यानी वो कहते हैं कि अगर इस तरह की जो विषमता है, जो लोगों के बीच में गैप है, सामाजिक स्थिति का गैप है, उनको अगर मिटाया नहीं जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिटाया नहीं जाएगा तो समाज में असमानता फिर से धीरे धीरे वापस आ जाएगी। तो ये हो गए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा लेक्चर। देखिए इससे संबंधित कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है डिस्कोर्सेस इन इनइक्वालिटी किसकी रचना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये है ये है रूसो की पुस्तक डिस्कोर्सेस इन इनइक्वालिटी। ये किसकी पुस्तक है, ये रूसो की पुस्तक है। इसके बाद में सेकंड है पुनर्जागरण के विचारों तथा बौद्धिकता के प्रसार ने समानता को किस सदी में बल मिला। किस सदी में समानता को सबसे अधिक बल मिला, वो था 16वीं सदी में। 16वीं सदी में समानता के जो विचार था उसको सबसे ज़्यादा बल मिला। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को इस लेक्चर से ज़रा भी हेल्प मिली है इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।